सो गाइस, एक मिनट रिकॉर्डिंग नहीं लिया था, अभी एक बार दोबारा बता दे रहा हूं मैं आपको। डिमांड फंक्शन इज व्हाट? डिमांड फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल हम किस चीज को बोलते हैं? डिमांड को। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम किसको बोल रहे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं। डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हमारे? प्राइस, एम से मनी, प्राइस ऑफ वाई से मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट, एडवर्टीजमेंट से भी डिमांड बढ़ाई जा सकती है अगर लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं इसलिए, क्रेडिट फैसिलिटीज, पॉपुलेशन, इन सब वजह से डिमांड बढ़ जाती है। तो ये सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर है, ये तो अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। ये सारे फैक्टर्स के चेंज होने से किस फैक्टर पे चेंज आता है? डिमांड पे। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट फैक्टर। तो डिपेंडेंट फैक्टर के ऊपर लिख लीजिए डिमांड, और इंडिपेंडेंट फैक्टर के आगे लिख लीजिए डिटरमिनेंट्स। और इंडिपेंडेंट फैक्टर का ही, डिटरमिनेंट्स का ही दूसरा नाम हो गया इंडिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो यहां मैं आ जाता हूं। तो डिमांड फंक्शन, इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ डिपेंडेंट फैक्टर विद इंडिपेंडेंट फैक्टर। डिपेंडेंट फैक्टर डिमांड होगा, और इंडिपेंडेंट फैक्टर का ही हमने दूसरा नाम आपको क्या बता दिया? डिटरमिनेंट्स, या डिटरमिनेंट्स का दूसरा नाम हो गया इंडिपेंडेंट फैक्टर और एक्सप्लेनेटरी। यहां से क्वेश्चन बनेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्वेश्चन क्या आएगा? इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को और क्या कहते हैं, या डिटरमिनेंट्स को और क्या कहते हैं। देन बेटे इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, यहां पे कोई दिक्कत है किसी को डिमांड फंक्शन में? नो सर। क्लियर हो गया ना? नो सर। 12th 11th में भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे कि डिमांड फंक्शन बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर की कोई ऐसी बात हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन सीए वाले बड़े दुष्ट होते हैं, वो ऐसे ही पॉइंट पकड़ते हैं जहां बच्चा ध्यान नहीं देता है। वो कहते हैं कि इसको अभी 6 महीने का समय और देना है। तो इसलिए आपको बहुत माइन्यूटली पढ़ना है, स्टडी की लाइंस नहीं छोड़नी है। अब हमने डिटरमिनेंट्स में एक बार बस लिख रहा हूं दोबारा, प्राइस पढ़ लिया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पढ़ लिए, और इनकम पढ़ ली, टेस्ट पढ़ लिया थोड़ा सा, अब इसका रोल है इसलिए लिख रहा हूं टेस्ट पढ़ लिया, पॉपुलेशन पढ़ ली, और हमने क्रेडिट फैसिलिटी पढ़ लिया, एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पढ़ लिया। ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। इन सारे पॉइंट्स में प्राइस के अलावा ये जितने 2 to 7 है, इनको मैं अब नाम दूंगा अदर फैक्टर्स। यानी डिमांड को अब मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं। एक फैक्टर तो प्राइस हो गया, और प्राइस के अलावा जितने भी बचे उन सबको नाम दूंगा मैं अदर फैक्टर। तो डिमांड इन सातों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिनमें से पहले को अलग कर देते हैं प्राइस, और 2 to 7 को अलग कर देते हैं अदर फैक्टर। अब एक लॉ ऑफ डिमांड है जिसे दिया था मार्शल जी ने। मार्शल का पूरा नाम क्या था? मैंने पहली क्लास में लिया भी था कि मार्शल को कैसे बुलाते हैं? एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल। हाँ, ए मार्शल। लोगों को ए करके बुलाते हैं ना कई बार, तो ए मार्शल, इसलिए मैंने ऐसे बोला था जिससे ध्यान रहे। एग्जाम में ए मार्शल मत लिखाना, एल्फ्रेड मार्शल है। एल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड क्या दिया? इसने बोला प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, यानी डिमांड जो हम करते हैं, इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप आप हमारी पहली दूसरी क्लासेस से समझ गए। अब इसमें मार्शल ने क्या बताया? तो जनरल बात थी, प्राइस और क्वांटिटी में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एग्रीड और नॉट? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन आप बढ़ जाएगी। जरा मुझे एक बात बताइए, ये रहा प्राइस, ये रही डिमांड। 10 रुपए प्राइस था, मैं 100 डिमांड कर रहा था किसी चीज की, प्राइस 20 रुपए हो गया। अब मैं डिमांड क्या करने लगूंगा? कम। कम करने लगूंगा। लेकिन मेरी इनकम 20 गुना बढ़ गई, बहुत पैसे कमाने लगा मैं, तो मुझे फर्क पड़ेगा? मैं डिमांड कम करूंगा क्या?
नो सर। नहीं करूंगा। तो जो हमारी जनरल बात है कि प्राइस एंड डिमांड आर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप, ये गलत हो जाएगी। दूसरी बात, मैं एडिक्ट हो गया हूं उस चीज का, प्राइस बढ़ गया किसी चीज का बट मैं एडिक्ट हो गया हूं, जैसे ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ रहा है तो क्या लोग उसे कंज्यूम करना बंद कर देते हैं या नहीं, उतनी रहने देते हैं अपनी डिमांड? जब एडिक्शन हो जाता है तो सर डिमांड और नहीं बढ़ जाती करते। है, लोग प्राइस की परवाह नहीं करते। नहीं करते। सेम प्राइस 10 से 20 हो गया, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट गुड्स था वो बहुत महंगा हो गया, वो 5 गुना महंगा हो गया, 5 टाइम। ये तो 2 टाइम ही हुआ है, 10 से 20 हुआ है, और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है 5 टाइम हो गया। भाई मेरा अगर गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स की करेंगे, बट सब्स्टिट्यूट गुड्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए, तो ऐसे में डिमांड गिरेगी क्या मेरी? नो सर। सब्स्टिट्यूट पे जाएंगे। इसका मतलब मार्शल ने एक ऑब्जर्वेशन करी, मार्शल ने कहा भाई ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है बट तभी होगा व्हेन प्रोवाइडेड other things remain constant. yes, provided other factors remaining constant. remains constant। उसने कहा ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इनवर्स रिलेशनशिप होगी। और अदर फैक्टर मैं किसको नाम दे रहा हूं, ये मैं अदर फैक्टर दे रहा हूं 2 to 7। यानी अगर प्राइस बढ़ रहा है और मेरी इनकम भी बढ़ रही है तो कभी भी डिमांड कम नहीं होगी। प्राइस बढ़ रहा है और रिलेटेड गुड्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सब्स्टिट्यूट का, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। टेस्ट बढ़ रहा है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइस बढ़ रहा है, मेरी इनकम सेम है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस सेम है, मेरे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं डिमांड कम कर दूंगा। इसका मतलब प्राइस तो बढ़े बट जो अदर फैक्टर्स हैं उन पर कोई फर्क ना आए। ये जो अदर फैक्टर्स हैं, तभी प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, इनवर्स रिलेशनशिप। तो एल्फ्रेड मार्शल की जो खोज थी वो ये थी मेनली, प्राइस एंड डिमांड आर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप। तो हर एक को पता है, इसमें एल्फ्रेड मार्शल का क्या करेगा। लेकिन एल्फ्रेड मार्शल ने कहा प्राइस और डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं कब, जब बाकी फैक्टर्स में चेंज ना हो। इनकम आपकी सेम होनी चाहिए, इनकम नहीं बढ़नी चाहिए, टेस्ट सेम होना चाहिए, तब इनवर्स रिलेशनशिप होगी, ठीक है। तो इसी बात को अगर हम बुक में आपके साथ जाएं डिमांड फंक्शन के बाद, तो लॉ ऑफ डिमांड में देखिए, लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया, लॉ ऑफ डिमांड एल्फ्रेड मार्शल ने। और यहां देखिए ब्लैक में लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ है, अगर आप ठीक से देखें, मैं थोड़ा सा ये यहां पर ये वाला जो बोल्ड में चल रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, ये वो लॉ नहीं है जो राधे सर पढ़ाएंगे, ये लॉ मतलब एक रूल है, एक जनरल बात है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग समझ गए, 2 to 7 अदर आइटम्स, वो अगर इक्वल हो जाए तो प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ इट विल राइज। प्राइस अगर गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, एंड इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड डिक्लाइन होगी। यानी देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। और इन 2 to 7 के जो हम कह रहे हैं ना, अदर फैक्टर्स रिमेन सेम, इस अदर फैक्टर रिमेन सेम को ही बोला जाता है सिटेरिस पेरिबस। राइटिंग बड़ा गंदा आ रहा है, CETERIS, सिटेरिस पेरिबस, PARIBUS। मैं एक बार दोबारा कोशिश करता हूं अच्छा सा लिखने की। ये इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज होगी, जब भी किसी चीज के बहुत सारे डिटर्मिनेंट हो और उनमें हमें किसी एक को छोड़कर बाकी को कांस्टेंट करना हो, तो हम ये टर्म यूज करेंगे। यानी मैं बोलता हूं कि प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होगा सिटेरिस पेरिबस होने पे। इसका मतलब प्राइस के अलावा डिमांड जिन जिन फैक्टर से इफेक्ट होती होगी उन सबको हमें क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। जैसे यहां पर देखें, इसमें एक मिनट, किसी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन किया है, देखो मैं चैट। देखिए यहां पे ही वो क्या बोल रहा है, तो कहते हैं thus there is an inverse relationship between price and quantity demanded
यहाँ लिखा है ceteris paribus. अगर ceteris paribus that is other thing which are assumed to be equal or constant are price of related goods, income, consumer taste, preference, other factors जो इन डिमांड को इफेक्ट करते हैं उनको हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा. ठीक है, तो एल्फ्रेड मार्शल का फाइनल डेफिनेशन क्या आ गया? मार्शल साहब ने बोला द ग्रेटर ऑफ द अमाउंट टू बी सोल्ड. अब बिजनेसमैन की तरफ से आओ, अब आप कंज्यूमर तो हो नहीं, इस पूरे सब्जेक्ट में आप बिजनेसमैन हो, तो बिजनेसमैन को इस बात से क्या सीख मिली? बिजनेसमैन को ये सीख मिली कि अगर लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही, टेस्ट नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं बढ़ रहा, तो मैं अपने प्रोडक्ट को ज्यादा कब बेच पाऊंगा? मैं प्रोडक्ट को ज्यादा कब बेच पाऊंगा? प्राइस लो करके, प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा. तो द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड लिखा है, क्योंकि इस पूरे सब्जेक्ट में आप बिजनेसमैन है, तो आपने 11th में कंज्यूम्ड पढ़ा था, थोड़ा ध्यान आ रहा है? yes, तो मार्शल साहब ने आपको देख के, आपकी शक्ल देखते ही लैंग्वेज चेंज कर दी. उन्होंने कहा द ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, आप ज्यादा बेच पाएंगे, स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस. प्राइस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, जिससे कंज्यूमर को ये सस्ता नजर आए. ठीक है, तो फॉल इन प्राइस से हमेशा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और डिमिनिश हो जाएगी विद राइज इन प्राइस से. राइट, इसका एक एग्जांपल दिया इन्होंने. एग्जांपल में दोनों न्यूमेरिक टर्म लिखी हुई हैं, दोनों न्यूमेरिक टर्म लिखी हुई हैं, तो ग्राफ बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? कर्व बन जाएगा सर. और दो चीजों को जब हम न्यूमेरिक टर्म लिखे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूल. ठीक है, डिमांड शेड्यूल. अब मैं आपको एक बात स्पेशली बता दूं, डिमांड शेड्यूल है ये. आप जरा मुझे एक बात बताएंगे, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जो जनरली बच्चे गलत देते हैं. किसी ने मुझसे कुछ पूछा है चैट में, सर इशिता कांट बी एबल टू कनेक्ट, ट्राइड हार्ड. ओके, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, शी विल टेक द क्लास. हाँ जी, इशिता के जो भी फ्रेंड हैं उनको बोल दीजिए कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, वो बाद में ले लेंगे. जरा एक बात समझिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं. प्राइस एंड क्यूडी 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 100, 60, 40, प्रोवाइडेड हम मान रहे हैं अदर थिंग्स रिमेन सेम है. इसको क्या नाम दे रहा है? कह रहे हैं डिमांड शेड्यूल. एक चीज मैं और बताता हूं, मान लीजिए मैं आपको इनकम और डिमांड का डाटा दूं. 100 रुपए इनकम हो गई, सुपीरियर गुड्स है. 200 इनकम हो गई, सुपीरियर गुड्स है, तो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड से हम बाहर हो गए. इनकम है और डिमांड है, इनकम 100 थी, डिमांड 10 थी. जैसे इनकम बढ़ेगी सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी. इस शेड्यूल को क्या नाम दे सकता हूं मैं? इसे शेड्यूल बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं. क्या नाम दूंगा इसे? डिमांड शेड्यूल बोल दूं या नहीं बोल दूं? कभी भी मत बोलना. अगर वर्ड डिमांड शेड्यूल आ रहा है तो इट इज ऑलवेज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्टूडेंट से गलती क्या हो जाती है बच्चों, कि स्टूडेंट समझते हैं जब भी कोई शेड्यूल बनेगा डिमांड का, उसे हम डिमांड शेड्यूल नाम दे देंगे. डिमांड शेड्यूल केवल उसी वर्ड को नाम देना है जब प्राइस एंड डिमांड की रिलेशनशिप हो. अगर इनकम और डिमांड की रिलेशनशिप या किसी भी चीज की डिमांड के साथ रिलेशनशिप हो तो शेड्यूल तो बोल दोगे, बट डिमांड शेड्यूल ना बोलना. इसीलिए वर्ड टेबल यूज किया जाता है बाकी जगह पर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाकी सब जगह टेबल वर्ड यूज किया जाता है. शेड्यूल अगर यूज कर रहे हैं आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट उससे पहले डिमांड मत लिखिएगा. डिमांड शेड्यूल वर्ड का प्रॉपर मतलब प्राइस के साथ डिमांड की रिलेशनशिप है. डिमांड शेड्यूल का प्रॉपर मतलब प्राइस के साथ डिमांड की रिलेशनशिप है. वापस आते हैं हम, तो डिमांड शेड्यूल लिखा है तो इसका मतलब किन दो चीजों को मैं देने वाला हूँ? प्राइस को एंड क्वांटिटी डिमांडेड. एक नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में अंतर क्या होता है. तो अभी तो आप क्वांटिटी डिमांड में रखिए. तो प्राइस हमारा घट रहा है, 5 4 3 2 1, जैसी प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी. यानी मार्शल साहब सही हो गए, अदर थिंग रिमेन सेम, दैट इज ceteris paribus. क्योंकि दोनों का डाटा दिया हुआ इसलिए हम कर्व बना लेंगे. इनवर्स रिलेशनशिप है तो कर्व हमारा गिरता हुआ बनेगा. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं डिमांड शेड्यूल की. अगर कभी भी कहता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, इसका मतलब किनके बीच में का रिलेशनशिप को ग्राफ से प्रेजेंट करना है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड.
और आपको ध्यान है ये एक्स एक्सेस पे मैं हमेशा क्वांटिटी रखूंगा, सॉरी एक्स एक्सेस पे मैं हमेशा क्वांटिटी रखूंगा, अच्छा ये फिगर है, और यहाँ पर मैं प्राइस रखूंगा अगर डिमांड शेड्यूल है। डिमांड शेड्यूल से जो कर्व बनता है वो डिमांड कर्व है। अगर आपने इनकम और डिमांड से कोई कर्व बनाया है तो वो डिमांड कर्व नहीं है, प्लीज इस बात को नोट करिए। डिमांड कर्व आउटकम है डिमांड शेड्यूल का, इसका मतलब डिमांड कर्व प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप है। डिमांड कर्व इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड। somebody is trying to come। यहां आप बात समझिए, मैं आपको एक नए इस पे बताता हूं टेबल पे। मैं आपसे कहता हूं एक तरफ रख रहा हूं इनकम, एक तरफ रख रहा हूं डिमांड, और 100 से 200 हो गई इनकम, और डिमांड 50 से 60 हो गई, ये 300 हो गई, ये 70 हो गई। और अब मैं कहता हूं आप इसका कर्व बनाइए, यहाँ क्वांटिटी यहाँ इनकम, और ये कर्व ऊपर चढ़ता हो गया। इसे डिमांड कर्व नाम नहीं दे सकते आप। डिमांड कर्व या डिमांड शेड्यूल में यहां पर इनकम नहीं होना चाहिए, यहां हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइस। तो ये कर्व जो भी बनेगा आप उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इनकम एंड डिमांड तो बोल सकते हैं, बट यू कैन नॉट गिव द नेम डिमांड कर्व टू दिस ग्राफ। तो स्टूडेंट को अंतर नहीं पता होता कि डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या है। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व 100% प्राइस एंड डिमांड की रिलेशनशिप है। तो यहां पे मैं प्राइस लिखा है, यहां क्वांटिटी लिखा है, तो इसको नीचे डिमांड कर्व दे देंगे, और इसको निगेटिवली स्लोप बोलेंगे क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। अब डिमांड शेड्यूल की लाइन पढ़िए। अ डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल, शेड्यूल इज ऑलवेज अ टेबल, बट डिमांड शेड्यूल लिखा है तो किन का टेबल होगा, प्राइस एंड डिमांड का। डिफरेंट प्राइसेस ऑफ गुड्स कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी। तो एक एग्जाम में कभी भी अगर इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप पे ग्राफ आ जाए तो बच्चों से डिमांड कर्व मत बोल देना। ये पॉइंट था हमारा। अब हम एक पॉइंट आपके साथ ये डिस्कस करें, सी एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है और एक मार्केट डिमांड कर्व होता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल लिखा है तो मैं सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रखूंगा। इंडिविजुअल का मतलब है मिस्टर ए पे क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ आरुषि पे क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ देवाशीष पे क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ प्रियांशु पे क्या फर्क पड़ेगा। मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब है सभी पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मैं यहां रख रहा हूं प्राइस और यहां रख रहा हूं मैं मिस्टर एक्स की डिमांड 10 रुपए 20 रुपए, डिमांड हो गई 100 से 60, 30 रुपए, ये हो गई 40, सिर्फ मिस्टर एक्स की। अगर मैं रखूं प्राइस और मैं रखूं एक्स की भी डिमांड, वाई की भी और जेड की, जितने लोग हैं सबकी डिमांड 10 20 30, एक्स कर रहा था 100 60 40, वाई करेगा मान लीजिए 50 30 20 और जेड करेगा मान लीजिए 80 50 60। इनका टोटल कर लेते हैं अगर हम, तो टोटल होने के बाद हो जाता है ये 230 140 और 120। इस टोटल और प्राइस के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब कलेक्टिव है सब लोगों का, और सिर्फ एक्स का रिलेशनशिप जानना है प्राइस से तो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल। अब देखो एक्स की डिमांड गिरेगी, वाई की गिरेगी, जेड की गिरेगी, तो मार्केट की तो डेफिनेटली गिरेगी। यानी प्राइस एंड मार्केट शेड्यूल भी हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप ही रखेगा जैसे इंडिविजुअल और एक्स का रखता है। इंडिविजुअल वाला बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, लेकिन मार्केट वाला बनाऊंगा तो मार्केट वाला थोड़ा दूर से बनेगा। आप समझिए 10 रुपए प्राइस पर मार्केट वाला तो यूज कर रहा है 230 क्वांटिटी, लेकिन इंडिविजुअल वाला 10 रुपए पे क्या कर रहा है 100 क्वांटिटी। तो 100 क्वांटिटी ज्यादा नियर होगी वाई एक्सेस के, 230 क्वांटिटी थोड़ा दूर होगी। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं दो ग्राफ दूं, ए ग्राफ और बी ग्राफ, और आपको बोलूं इनमें से आपको बताना है कि विच इज मार्केट डिमांड शेड्यूल।
ए ग्राफ और बी ग्राफ? प्लीज गिव मी द आंसर। A graph. ज्यादा क्वांटिटी रखता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल विल ऑलवेज कंटेन मोर क्वांटिटी। रीजन बिहाइंड, क्योंकि मार्केट में सभी लोगों का जुड़ा होगा। लेकिन मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में कोई अंतर है। डिमांड शेड्यूल मतलब प्राइस और डिमांड के रिलेशन, इंडिविजुअल में केवल एक कस्टमर के और मार्केट में बहुत सारे लोगों के। ठीक, तो अगर हम यहां पर इसको दोबारा देखें तो मार्केट डिमांड शेड्यूल है तो रखा क्या जाएगा? केवल प्राइस। मार्केट डिमांड, पहले इंडिविजुअल पढ़ लेते हैं। इंडिविजुअल तो हमने पढ़ ही लिया, इंडिविजुअल यही था 10, 15, 20। ठीक है, इंडिविजुअल में अभी अच्छा इन्होंने नहीं दिया। मार्केट पे आइए। मार्केट क्या है? मार्केट डिमांड इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एट ए प्राइस पर यूनिट। एक पर्टिकुलर प्राइस पे सारे इंडिविजुअल्स का सम कर लीजिए, ये टोटल मार्केट डिमांड आ गया। तो थोड़ा दूर से बनेगा तो मार्केट, और इससे जब कर्व बनेगा तो दैट इज डिमांड कर्व, बट वो क्या कर्व होगा? मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल में केवल राम का, श्याम का या हरि का देखेंगे। यहां जैसे इन्होंने लिखा होता है इंडिविजुअल कंज्यूमर, तो केवल मिस्टर एक्स का देख रहे होंगे आप। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है यहां तक तुम्हें? किसी को कोई डाउट है? नो सर। तो बच्चे नए हैं इकोनॉमिक्स, जो पुराने हैं इकोनॉमिक्स में वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं होते हैं। मैं किसी को नए और पुराने में कोई अंतर नहीं है। कहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं ये कह दूं कि आपने पहले पढ़ा इस टॉपिक को छोड़ दे। तो नए बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, फिर भी कोई डाउट आता है तो उससे रिकनेक्ट हो जाया करें बाद में कोई टाइम लेकर। अब देखो लिखा है रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, वो वीडियो आप सुनिएगा। कल संडे इज द हॉलीडे, हम वैसे शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं संडे में, लेकिन मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा तो उससे आपका थोड़ा सा डिमांड का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और एक तरीके से हम थोड़ा सा कोर्स को आगे बढ़ा लेंगे। और देन डिमांड, उसमें रेशनल और एक्सेप्शन दोनों एक्सप्लेन है, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ आऊंगा। ठीक है बच्चों, मैं मंडे अब आपके साथ। अब मैं जिन भी बच्चों को डाउट है, 9 मिनट्स है हमारे पास, बाकी बच्चे छोड़ सकते हैं क्लास को। जिन बच्चों को डाउट है वो मेरे साथ कनेक्ट हो जाए प्लीज। जिनको भी डाउट है, तरीके का भी डाउट है, बाकी बच्चे क्लास छोड़ सकते हैं। बस मुझे आज इतना पढ़ाना था आपको। नोट्स कोशिश करें प्रिंट आउट निकाल ले, अदरवाइज अपने नोट्स बनाते चले। जिन बच्चों को डाउट है प्लीज मेरे से क्वेरी करिए। सर यस सर, वो जो सेटेरिस पेरिबस था वो बस डिमांड वाले पार्ट में यूज होता है, कहीं भी यूज हो सकता है वो? जब भी कहीं इकोनॉमिक्स में मोर देन 1 डिटर्मिनेंट्स होंगे और हमें किसी एक को के बेसिस पे डिपेंडेंसी दिखानी है और बाकी सबको हमें कांस्टेंट रखना है, तो हम ये लैंग्वेज यूज करते हैं सेटेरिस पेरिबस। ठीक है सर। So that means if we are making a schedule between income and demand, so price will be considered as other factor. Yes, in that case price in that case price would be considered as other factor. But इसके लिए कोई भी पर्सन आया नहीं है इनकम और डिमांड के लिए कोई लॉ लेकर, इसलिए जनरली ये आपका परसेप्शन है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इट इज नॉट रिटन एनीवेयर। And sir, yesterday you explained about consumer expectation. So it was there, we are considering income, price at the same time, income, price or price of related goods. So in that case, ceteris paribus does not work. In that case, ceteris paribus is not there, नहीं आऊंगा, is not there। इसीलिए अभी जब मैं आपको एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगा तो उन्होंने ceteris paribus में एक्सेप्शन को कंसीडर नहीं किया, बुक ने यहाँ गलत पढ़ा दिया। मैं इसे एक्सेप्शन में आपको एक्सप्लेन करता है इस बात को कि एक्सेप्शन के टाइम में उन्होंने बोला है कि हम इसको डिटरमिनेंट नहीं मान के चल रहे हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस को। बुक ने यहाँ लिख दिया है। जब मैं एक्सेप्शन वाला आपको अभी रिकॉर्डेड दूंगा तो वहां मैं आपको स्पेशली ये बात बोलूंगा कि आप एक्सेप्शंस, वो एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस को डिटरमिनेंट मानिए ही मत, उसे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में लेके चलिए। ठीक है, उसे अभी आप डिटरमिनेंट मत कंसीडर करके चलिए। इन्होंने देखो डिटरमिनेंट्स में कहीं भी उसे यूज नहीं किया, वो गलती से बुक ने यहाँ प्रिंट किया, मैंने इसलिए समझा दिया था। मैं एक्सेप्शन में इस पॉइंट को आपको क्लियर भी करूंगा, वरना लॉ नहीं लग पाएगा। जी मतलब आप समझे, ये पूछना चाह रही हैं सर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस में तो प्राइस भी कांस्टेंट होता है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, तो वहां सेटेरिस पेरिबस कैसे लगेगा? तो सेटेरिस पेरिबस की कॉन्सेप्ट में डिटरमिनेंट्स मानते ही नहीं है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस को। सिर्फ बुक ने आपको यहाँ गलत दे दिया है, हम इसे एक्सेप्शन में एक्सप्लेन करेंगे इस पॉइंट को, तो अभी थोड़ा सा होल्ड करिए आप। जी और
जिसका भी ये क्वेश्चन है थोड़ा सा होल्ड करिए, मेरा रिकॉर्डेड आएगा, वहां क्लियर हो जाएगा आपको। ओके सर, अरुषा अग्रवाल। अरुषा, ठीक है अरुषा। देन और क्या है? अभी सिर्फ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस को डिटरमिनेंट मानिए ही मत। ओके सर जी। देन any other student? one Yes. more thing sir, one more thing. Yeah. Credit facility में you told that interest will be our consideration. हाँ, इंटरेस्ट शुड बी मतलब इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो थोड़ा कम होना चाहिए। तो सर अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और क्रेडिट फैसिलिटी है हमारे पास नहीं अवेलेबल, लेंगे लोग, नहीं लेंगे ना। मैं आपको 50% पर दूं तो आप कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो बोथ शुड बी साइमल्टेनियसली। ओके इंटरेस्ट रीजनेबल होना चाहिए, वरना तो उधार देने वाले बहुत मिल जाएंगे 60, 70% में, मुझसे ले लो आप लोग पैसा, मगर लोग लेंगे नहीं इसे। ओके सर। यस। एक बहुत जगह वर्ड पढ़ रहे होंगे आप, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, अगर आपने घर पे कोई रीडिंग मारी होगी, है ना, और आपको परेशान कर रहा होगा गौरव सर ने ऐसा एक्सप्लेन ही नहीं किया है। मैं कभी ऐसा करता नहीं हूँ कि मैं कोई पॉइंट छोड़ दूं, तो वो अपकमिंग वीडियोस में आ रहा है वो पॉइंट, तो अभी उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा। अपकमिंग वीडियोस में, मतलब 1-2 वीडियोस में वो पॉइंट पर बहुत ही ज्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो आपको क्लियर होगा। सर हमने जब स्टार्टिंग में इनकम वाला चीज पढ़ी थी, इनकम के पैराग्राफ में, तो उसमें जो नेसेसरी गुड्स में, इसमें स्टडी मटेरियल में दे रखा है कि नेसेसरी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन वो रिलेटिव प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही है। ऐसा है, ऐसा थोड़ी बहुत तो बढ़ी जाती है। अब गरीब को थोड़ी सी इनकम होने लगेगी तो वो कंजूसियत से जो खा रहा था उसे थोड़ा बहुत बढ़ा देगा, तो गरीब लोगों पे एप्लीकेबल होता है। अगर जनरल आदमी पे केस करें तो नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, ओके सर। है ना, गरीबों का, अब जो गरीब 3 टाइम की जगह 1 टाइम खा रहा है, इनकम बढ़ेगी तो भाई वो थोड़ा सा खाना तो बढ़ाएगा ही ना। बट अगर रूटीन केस में हम बात करें तो फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में इनकम बढ़ने पे राशन नहीं बढ़ता बहुत ज्यादा, मैगी वैगी बढ़ जाए वो नेसेसरी नहीं है। यस अदिति। डिटर्मिनेंट्स में कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस वाला पॉइंट है, डोंट कंसीडर इट एज डिटर्मिनेंट। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था पेट्रोल का प्राइस 70 रुपए है और अचानक एक खबर आती है कि प्राइस का पेट्रोल कल 100 हो जाएगा, हुआ नहीं, तो लोग उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन से भी डिमांड बढ़ने लगती है, भले ही ना प्राइस चेंज हो, ना इनकम चेंज हो, ना टेस्ट चेंज हो। इट मीन्स कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ऑलवेज इफेक्ट्स डिमांड। जैसे अभी मैंने उस दिन भी मोदी जी वाला एग्जांपल लिया था, 24 मार्च को जब उन्होंने बोला कि लॉकडाउन होगा तो लोग निकल के फटाफट सब्जियां और जो राशन मिल सकता था धड़ाधड़ खरीदने लगे, इस एक्सपेक्टेशन में कि कल से मिलेगा नहीं। तो लोग एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उस हिसाब से डिमांड बढ़ जाती है, बट उसे अभी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड ना मान के चले। इफेक्ट कर रहा है बट डिटर्मिनेंट ना मान के चले। मैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, जो हम डिटर्मिनेंट नहीं मानते उसे हम एक्सेप्शन में एक्सप्लेन करते हैं, वहां करूंगा, बट डिटर्मिनेंट है ये। जी सर, इसमें नेसेसरी गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स की कोई कैटेगरी में कोई चेंज नहीं आता? इसमें नेसेसरी गुड्स की भी डिमांड बढ़ती है और उसकी भी डिमांड तो नहीं बढ़ेगी नेसेसरी गुड्स का, हाँ मतलब एक तरीके का स्टोरेज बढ़ जाएगा। हाँ, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसमें नहीं आएगा। ओके, क्योंकि एट पर्टिकुलर टाइम तो हम ज्यादा करेंगे ही ना, फिर डिमांड स्टोरेज बढ़ाएंगे। जी सर, तो इसमें कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में तो नॉर्मल गुड्स की, नेसेसरी गुड्स की बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स की कोई क्यों खरीदेगा? नॉर्मल गुड्स की भी नहीं, नॉर्मल गुड्स की भी। अब जैसे अभी मोबाइल रिचार्ज है आपका, दिस इज नॉट नेसेसरी। आपको पता लगे जियो बढ़ाएगा तो आप 1 साल का रिचार्ज अभी ले लोगे, है ना। ऐसी बहुत सारी होती हैं, स्कीमें आती हैं, अगले साल ना बढ़ जाए। अभी हम एक ऑफर निकाल देते हैं कि हमारा सीए इंटरमीडिएट का ये है, जो फाउंडेशन करेगा इंटरमीडिएट सब एक साथ ले लीजिए, अगले साल फीस बढ़ सकती है, आप ले सकते हैं। चीजें बहुत जगह हो जाता है। यस, ठीक है अरुषा, क्लियर है ना ये पॉइंट? इट मे हैपन एनीवेयर। यस सर। पावनी, आपका शुरू में जो निकल गया था बेटा, मैं रिकॉर्डेड अपलोड करूंगा, वहां पे क्लियर हो जाएगा आपको, वैसे बहुत ज्यादा निकला नहीं था। दीक्षा, देवाशीष, अनुज, is there any problem? No sir, ठीक है सर। No sir. ठीक है। और किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? अभी हमने छोटा पार्ट पढ़ाया, लेकिन कल संडे आप मेरी क्लास के साथ मतलब क्लास भी करिएगा, और अपना संडे तो अब सारे ही संडे चल रहे हैं, उसे भी एंजॉय करिएगा। बाकी क्लासेस नहीं होगी। निशान सर ने अपनी एक क्लास और अपलोड करा दी है, मंडे से विल बी लाइव विद यू। तो एक मैंने 4th लेक्चर उनका अपलोड कर दिया है,
वो भी आप देख लीजिएगा, कोई ज्यादा दिक्कत आ नहीं रही होगी। सर ने कहा कि कॉन्सेप्ट क्लास है, बच्चा बार बार देख सके, इसलिए मैं ऐसे अपलोड करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इंग्लिश और लॉ आपका कनेक्ट होगा। बहुत सारे नॉन मैथ्स के बच्चे हैं, दे आर आस्किंग सर मैथ्स इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट, कि वो कैसे कनेक्ट होगा। तो अगर हम नॉन मैथ्स, केवल नॉन मैथ्स वालों का 1 मई से स्टार्ट करेंगे, बाकी बच्चों का जिनके पास मैथ्स है उनको केवल 1.5 महीने में कोर्स खत्म हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे वो लाइव में स्टार्ट हो, और बाकी लॉकडाउन पे डिपेंड करें। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। 3:30 पे आपकी नेक्स्ट क्लास है। ओके बाय। Okay, sir. Thank Thank you, you. sir. Thank you, sir. Bye.